Hello guys, this is Mohammad Shavez and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study Worlds. So guys, आज हम अपने साम्य के अंतर्गत अपने दूसरे टॉपिक अस्थिर साम्य यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अस्थिर साम्य अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो गाइस, अस्थिर साम्य यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में स्थिर साम्य को पढ़ा था, ये ठीक उसका उल्टा होता है। यानी कि जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर का उल्टा होता है अस्थिर। यानी कि जो स्थिर साम्य है ये उसकी बिल्कुल विपरीत अवस्था है। यानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्थिर साम्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी कारणवश उसमें परिवर्तन हो जाए या उसमें मूल्य कम हो जाए या बढ़ जाए तो उस अर्थव्यवस्था में स्वतः ही ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं जो उसे उसके पुराने संतुलन बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती हैं। लेकिन अस्थिर साम्य जो कि स्थिर साम्य का बिल्कुल उल्टा है यानी उसका विपरीत है, तो इसमें एक ऐसी अवस्था होती है या ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें यदि कोई अर्थव्यवस्था जो कि संतुलित है, यदि उसके संतुलन को बिगाड़ दिया जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए या कहें तो उसके उस अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, जैसे कि मूल्य कम हो जाए या मूल्य बढ़ जाए, तो उस स्थिति में उस अर्थव्यवस्था का साम्य यदि भंग होता है तो वह पुनः अपने जो साम्य बिंदु है उसका उस बिंदु पर वापसी नहीं आ पाता। यानी वह अपने सब पुराने संतुलन बिंदु से क्रमशः दूर हटता चला जाता है। तो गाइस, जैसे कि हमने स्थिर साम्य को एक प्याले के उदाहरण के द्वारा समझा था, सो इसे भी हम एक प्याले के उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सही बनाते हैं थोड़ा। तो गाइस, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक गोलपेंदी का प्याला है। क्योंकि ये स्थिर साम्य का उल्टा होता है, इसलिए हम इसे समझने के लिए जो हमने स्थिर साम्य में सीधे प्याले का उदाहरण लिया था उसे अब उल्टा करके देखेंगे। तो गाइस, ये एक उल्टा गोलपेंदी का प्याला है जिस पर किसी बिंदु पर एक गेंद को संतुलित कर दिया गया है। तो गाइस, जैसे ये इस समय संतुलन की अवस्था में है, अब यदि इस पर किसी प्रकार का बल लगा दिया जाए या कहें कि किसी अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो ये संतुलन जो कि इस समय संतुलित है ये अपने स्थान से, यानी कि जो इसका मूल स्थान है संतुलन का, ये उससे क्रमशः दूर हटता चला जाएगा। यानी कि वह अपने पुराने संतुलन बिंदु पर नहीं आएगा, यानी उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि वह अपने पुराने संतुलन बिंदु पर आ जाए। अर्थात ये अपने जो पुराना इसका संतुलन बिंदु है इससे क्रमशः दूर चलता चला जाएगा और कहीं एक नई साम्य की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो गाइस, हम कह सकते हैं कि अस्थिर साम्य में अर्थव्यवस्था एक बार भंग होने के बाद पुनः अपने स्थान पर नहीं लौटती, या बल्कि वह अपने किसी अन्य दूसरे स्थान पर यानी क्रमशः दूर हटते हुए किसी नई साम्य की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो गाइस, जैसे कि हमने स्थिर साम्य में भी प्याले के उदाहरण को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा था, तो इसमें भी हम इस उदाहरण को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, जैसे कि ये हमारा O एक्स अक्ष है जिस पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति दर्शाई गई है, ठीक है। और ये हमारा O वाई अक्ष है जिस पर वस्तु का मूल्य दर्शाया गया है। सो गाइस, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस तरह स्थिर साम्य का उल्टा है तो उसमें हमारा जो प्याले की दशा थी उसको हमने उल्टा किया, तो ऐसे ही हम रेखा चित्र में भी जो हमारे मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र का जो परंपरागत स्वरूप है, जो नॉर्मली होता है हमारा कि डिमांड कर्व
बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ और सप्लाई कर्व बाएं से दाएं की ओर ऊपर चढ़ता हुआ बनता है, तो उसे भी हम उल्टा करके समझेंगे। तो गाइस जैसे कि ये हमारा यहाँ डिमांड कर्व होता है, लेकिन उसकी जगह हम करेंगे सप्लाई कर्व। ऐसे ही हमारा नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई कर्व होता है, तो इसको हम कर देंगे डिमांड कर्व। अब जो यहाँ जैसे कि हम जानते ही हैं कि जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। तो यहाँ टी बिंदु पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण हुआ, जो कि ओपी है, और पूर्ति का मांग एवं पूर्ति का निर्धारण ओएम है। तो गाइस हमने देखा कि जिस समय वस्तु का मूल्य ओपी निर्धारित है, उस समय वस्तु की मांग एवं पूर्ति ओएम बिंदु पर दोनों बराबर हैं। तो इस समय ये अवस्था जो है किसी भी अर्थव्यवस्था की संतुलित अवस्था है। तो गाइस अब यदि इस अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए या परिवर्तन हो जाए, या हम कह सकते हैं कि वस्तु के मूल्य बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, तो इस संतुलन की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस हम दोनों ही स्थितियों को गाइस देखेंगे कि यदि मूल्य बढ़ जाए तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर मूल्य कम हो जाए तो इस संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं स्थिति फर्स्ट। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाए। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे यदि वस्तु का मूल्य, जैसे कि इस समय संतुलित अवस्था में है, तो हम अब इसकी पहली स्थिति को देखेंगे, यानी यदि वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो वस्तु का मूल्य अभी ओपी है, यदि उसको ओपी 1 कर दिया जाए, तो यानी कि यदि वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया जाए, यदि वस्तु का मूल्य, सामान्यतः क्या होता है, यदि जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और उसकी मांग कम हो जाती है। लेकिन हम इस स्थिति में क्या देखते हैं कि जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ा, यानी ओपी से ओपी 1 हुआ, तो वह सप्लाई को कहाँ काट रही है, जो कि S1 बिंदु पर, और डिमांड कर्व को D1 बिंदु पर। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है कि वस्तु के मूल्य को बढ़ाने पर पूर्ति तो कम हो रही है और मांग अधिक हो रही है। यानी कि जैसे नॉर्मल होता है कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है, लेकिन यहाँ इसका उल्टे हुआ, जैसे कि वस्तु का मूल्य जैसे ही बढ़ा मांग अधिक हो गई। तो ऐसी स्थिति में गाइस क्या होता है कि विक्रेता जो होता है वह कभी भी अपने वस्तु के मूल्य को घटाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यहाँ पर अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो गाइस ऐसे ही ये आगे निरंतर अपने संतुलन बिंदु से दूर चला जाता है। मान लीजिए अभी ये यहाँ S1 पर काटा है और मूल्य को बढ़ा दिया जाए तो वो S2 पर काटेगा, यानी कि अपने संतुलन बिंदु से और दूर चला जाएगा और वह अपने पुनः संतुलन बिंदु पर नहीं आ पाएगा। तो गाइस अब इसकी हम दूसरी स्थिति देखते हैं, स्थिति नंबर 2। यदि वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, घट जाए। सो गाइस इसके लिए हम एक अलग से ग्राफ बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा OY वही मूल्य प्रदर्शित करेगा और OX मांग एवं पूर्ति को प्रदर्शित करेगा, वो हमारा, और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, और ये संतुलन बिंदु हमारा T आ गया। यहाँ OP मूल्य निर्धारित, OM मांग एवं पूर्ति निर्धारित हो गई। तो गाइस ये अभी संतुलन की अवस्था है। अब हम अपनी सेकंड स्थिति को जांचेंगे। मान लीजिए OP जो कि वस्तु का मूल्य है उसे घटा करके OP2 कर दिया जाए, वस्तु के मूल्य को OP से OP2 कर दिया जाए, यानी घटा दिया जाए। तो सामान्यतः क्या होता है गाइस कि जब भी किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी कि जब भी कोई भी वस्तु सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन इस स्थिति में, यानी स्थिर साम्य की स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही वो वस्तु का मूल्य कम हुआ तो उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे कि अब ये P2 करते ही हमारा P2 कहाँ काटेगा, D1 पर, जो कि पहले T बिंदु पर काट रहा था,
वो अब D1 पर काटेगा और सप्लाई कर्व को S1 पर काटेगा। यानी कि ये जो हिस्सा है गाइस हमारा D1 और S1, ये हमारा पूर्ति आधिक्य है। तो गाइस हमने देखा कि जैसे ही मूल्य के OP से OP2 किया गया यानी कम किया गया, तो वस्तु की मांग कम हो गई और वस्तु की बाजार में पूर्ति अधिक है। तो जो D1 और S1 हिस्सा है हमारा वो पूर्ति आधिक्य का है। ऐसे ही गाइस हम पिछले इसमें देखते हैं, जैसे ही मूल्य बढ़ाया गया तो उसकी सप्लाई कम हो गई और मांग बढ़ गई। तो ये जो हमारा S1 और D1 बिंदु है, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये क्या कहलाएगा गाइस? हमारा मांग आधिक्य है। जबकि हमने स्थिर साम्य में क्या देखा था गाइस, जब हमारा मूल्य OP से OP1 किया गया था तो वहां क्या हुआ था, हमारी पूर्ति अधिक थी और मांग कम थी। और ऐसे ही जब OP मूल्य को घटा करके OP2 किया गया था तो वहां पर पूर्ति कम और मांग अधिक थी। लेकिन स्थिर साम्य में इसकी बिल्कुल विपरीत होता है। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अस्थिर साम्य और स्थिर साम्य क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।